हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 15 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है आपको। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया? तो आईसीआईसीआई बैंक ने दोस्तों होम उत्सव शुरू किया है। अगला, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला जी। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज के दिन के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया था कि जब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब पुरुष एकल का मैच चल रहा था, मेंस सिंगल का मैच चल रहा था। तो बाकी के जो मैचेस हो चुके थे उनके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। पुरुष एकल का बाकी था, तो पुरुष एकल का जीत लिया है दोस्तों डोमिनिक थियम ने। डोमिनिक थियम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके जीता है। डोमिनिक थियम का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। पहली बार इन्होंने जीता है कोई ग्रैंड स्लैम। यूएस ओपन 2020 इन्होंने जीत लिया है। ये हैं ऑस्ट्रिया के, कहाँ के? ऑस्ट्रिया के हैं डोमिनिक थियम। 2 सेट हारने के बाद ये खिताब पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गए। अब ये तो दोस्तों मेंस सिंगल की बात हुई। हम लोग रिवीजन कर लेते हैं विमेंस सिंगल, विमेंस डबल्स, मेंस डबल्स की। तो विमेंस सिंगल को दोस्तों जापान की नाओमी ओसाका ने जीत लिया है। ठीक है, इस बार उनका दूसरा यूएस ओपन और टोटल करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, इसके साथ ही मेंस डबल्स की बात की जाए तो एम पॉविक और बी सुआरेस, इन दोनों की जोड़ी ने मेंस डबल्स को जीता है। विमेंस डबल्स की बात की जाए तो एल सीजमुंड और वी जुआनेरेवा, इनकी जोड़ी ने विमेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इस बार मिक्स डबल्स नहीं होगा। तो 5 ही इवेंट्स होते हैं दोस्तों किसी भी ग्रैंड स्लैम में, टेनिस टूर्नामेंट में, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती? तो टस्कन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीत लिया है दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। इस सीज़न की इनकी 6वीं जीत है और इनके करियर की टोटल 90वीं जीत है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि माइकल शूमाकर ये 91 रेस जीत चुके हैं और अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा F1 रेस माइकल शूमाकर के नाम है, जो 91 रेसेस जीते हुए थे। लेकिन अब लुइस हैमिल्टन पहुंच गए हैं उनके करीब में, 90 रेस ये जीत चुके हैं। ठीक है, इन सब पर हम लोग जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दें इस सीज़न में टोटल अभी तक 9 रेसेस हो चुकी हैं। 9 में से 6 रेस लुइस हैमिल्टन जीते हैं। बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही ईजिली तरीके से याद हो जाएगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो इस सीज़न का रेस हुआ वो था ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता वाल्टेरी बोटास ने। ये भी मर्सिडीज के ही खिलाड़ी हैं। सबसे पहले आप लोग जानिए 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन सा खिलाड़ी है, किस कंपनी से खेलता है, यानी कि किस कंपनी का ड्राइवर है। दूसरा, कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और तीसरा ये पूछ लेता है, अगर जैसे लुइस हैमिल्टन जैसे खिलाड़ी हैं तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी करियर की कौन सी जीत रही या इस सीज़न में इन्होंने कितनी रेस जीती हैं। तो ये 3 टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस सीज़न की पहली रेस ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स वाल्टेरी बोटास ने जीता। इसके बाद एक और हुआ 17th एनिवर्सरी रेस, जिसको जीता दोस्तों मैक्स वर्सटैपेन ने, जो कि रेडबुल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि पियरे गैसली ने जीता है और अल्फा टोरी की ये खिलाड़ी हैं। अब बाकी की जो 6 रेसेस बचती हैं इसको लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। कैसे? मैंने आपको दोस्तों उस दिन एक ट्रिक बताई थी, उसी में थोड़ा सा आज और ऐड करूँगा। मैंने आपको उस दिन कहा था लुइस एक ब्रिटिश लड़का है जिसके पास मर्सिडीज कार है। वो स्पेन में स्टीयरिंग के बल पर अपने टास्क की भूख मिटा रहा है। उस दिन मैंने आपको भूख की मिटा रहा है बताया था, आज हम लोग जोड़ रहे हैं टास्क की भूख मिटा रहा है। ठीक है, अब इसी एक लाइन में दोस्तों लुइस हैमिल्टन द्वारा जीती गई 6 की 6 रेस पूरा कवर अप हो चुकी है। हम लोग डिकोड करेंगे। चलिए डिकोड करते हैं। लुइस का मतलब लुइस हैमिल्टन, एक ब्रिटिश लड़का है तो ब्रिटिश वर्ड उठा लीजिए, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अब इसके पास मर्सिडीज कार है तो मर्सिडीज का ये ड्राइवर है, तो ये मर्सिडीज कंपनी का ड्राइवर है, इसे ध्यान रखिएगा। वो स्पेन में स्टीयरिंग के बल पर, अब देखिए स्पेन से स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हम लोग लगा लेंगे, स्टीयरिंग के बल पर तो स्टीयरिंग से स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स निकाल लेंगे।
बल से हम लोग बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स निकाल लेंगे, ठीक है, ये वर्ड हमें मिल जा रहा है। इसके बाद है अपने टास्क की भूख, टास्क से इस वाला ग्रैंड प्रिक्स को याद करने लेंगे, टस्कन ग्रैंड प्रिक्स। तो टास्क से टस्कन ग्रैंड प्रिक्स, और भूख की अंग्रेजी होती है हंगरी, और हंगरी से हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये 6 रेसेस हो गई लुइस हैमिल्टन द्वारा जो जीती गई हैं इस सीज़न की, और आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर चुके हैं। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया करे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम का एक कैंपेन शुरू किया है। इसका मेन पर्पज़ क्या है? इस कैंपेन का पर्पज़ ये है दोस्तों कि लोग इस कोविड-19 पैंडेमिक में दोस्तों अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी जिम्मेदारी संभालें। उनकी ही जिम्मेदारी है कि उनके घर वाले मास्क पहन रहे हैं या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या फिर वो ज़्यादा बाहर तो नहीं जा रहे हैं, उनको कैसे कैसे प्रोटेक्ट रहना है, इन सबको अपने परिवार वालों को समझाएं। तो यही है इस कैंपेन का चलाने का मकसद, कि एक अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों में कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके लोग अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की भी रक्षा करें, ठीक है। तो इसी वजह से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए अब जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र ये रहा मैप में, मुंबई है यहाँ की राजधानी। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का नाम है शिवसेना, और ये दोस्तों पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग एक क्वेश्चन इसको याद रखेंगे। जैसे महाराष्ट्र में जब सरकार बनी तो पहले तो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन से बनी थी, फिर बीजेपी की सरकार गिराई गई और शिवसेना में एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन 3 पार्टियों के गठबंधन से यहाँ पर सरकार बनी है, ठीक है। अब इन 3 पार्टियों में क्या डील हुई? डील ये हुई कि शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे जी, इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, और एनसीपी के अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया, और वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले को यहाँ की विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये डील हुई और इस डील के तहत यहाँ पर सरकार बनी थी। इसके आपको याद रखना है इसको। बॉम्बे हाईकोर्ट आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी अभी हाल ही में नियुक्त किए गए, 1-2 महीने पहले। दीपांकर दत्ता नाम है उनका, याद रखिएगा, जस्टिस दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र अपना बॉर्डर किस तरीके से शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर दोस्तों गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और गोवा से शेयर करता है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे। दोस्तों आप लोग MZT ऐप को शेयर करके कॉइन्स जीत सकते हो, और उन कॉइन्स का यूज़ आप लोग ई बुक्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह परचेज करने में कर सकते हो। तो आप लोग MZT ऐप को शेयर जरूर कर दिया करो। अच्छा, आप लोग कंफर्म कर लो कि आप लोग MZT कॉइन्स का फ़ायदा उठा पा रहे हो कि नहीं, या फिर आप जो यूज़ कर रहे हो ऐप, उसमें कॉइन्स है सिस्टम या नहीं। कोई भी ई बुक आप परचेज करने जाते हो तो आपको रेट्स के साथ साथ कॉइन्स भी पूछता है क्या? क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं अभी भी, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पुराना वाला ऐप अभी तक हटाया नहीं है, काफ़ी टाइम ले रहा है रिव्यू करने में, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि वहाँ पर रिव्यू बढ़ते जा रहे हैं, रेटिंग्स बढ़ती जा रहे हैं पुराने वाले ऐप में। तो कुछ लोग यानी कि हैं जो पुराना वाला ऐप अभी भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग नया ऐप इंस्टॉल कर लो। नया ऐप में यही आपको चेक करने का तरीका है कि कोई भी चीज़ परचेज करने जाओगे तो उसमें कॉइन्स भी दिखेगा, ठीक है। और आपका वीडियो का फॉर्मेट चेंज किया गया है, ऑडियो का फॉर्मेट चेंज किया गया है पूरा अच्छे तरीके से। तो आप लोग नया वाला MZT ऐप यूज़ करो, उसी में ज़्यादा बेनिफिट है आपको, बहुत सारा इंप्रूवमेंट उसमें किया गया है, ठीक है। पुराने वाले ऐप को आप लोग अनइंस्टॉल कर दो। अच्छा, और एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, 16 तारीख को 16 सितंबर को यानी कि कल 12 बजे आ रही है दूसरी क्विज। कौन सी क्विज? महा क्विज हो रही है करंट अफेयर महासंग्राम का, जिसमें दोस्तों पिछले 1 साल से 100 करंट अफेयर के क्वेश्चंस लिए जाते हैं और रैंडम तरीके से लिए जाते हैं, यानी कहीं से भी उठा लिए गए हैं क्वेश्चन पिछले 1 सालों से, एक सीरियल वाइज नहीं लिया गया है, जिससे आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। तो आप लोग तैयार रहिएगा 16 सितंबर यानी कल 12 बजे दोपहर को। तो क्विज जरूर सॉल्व कीजिएगा, और इस बार बिल्कुल फ्री होगी। कहाँ पर मिलेगी? आप लोग MZT ऐप में जाइएगा, मॉक टेस्ट सेक्शन में जाइएगा, और वहीं पर एक फोल्डर बना हुआ है, कैटेगरी बनी हुई है महासंग्राम, क्विज महासंग्राम के नाम से, आपको वहीं पर मिल जाएगी। पहला वाला अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो जाकर सॉल्व कर लो। अगला, निम्न में से किस रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट -8% से -8.2% रहने का अनुमान लगाया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केयर
केयर रेटिंग्स इंडिया ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए -8% से -8.2% के बीच में रहने का अनुमान लगाया है। केयर रेटिंग्स दोस्तों इंडिया की रेटिंग एजेंसी है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की। तो अभी दोस्तों आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में 2-3 रेटिंग एजेंसियों ने अपना अपना रेटिंग जारी किया है, जिसमें मूडीज़ है। मूडीज़ ने बताया कि 11.5% माइनस में -11.5% रहने वाली है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। क्रिसिल ने बताया -9.0% रहने वाली है जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। और एनएसओ इसने जारी किया था पहली तिमाही में इसने बताया था 23.9% की जीडीपी ग्रोथ रेट, वो भी माइनस में। क्लियर है, तो इसको आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग केयर रेटिंग्स की। केयर रेटिंग दोस्तों इसकी स्थापना हुई 1993 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी और सीईओ हैं अजय महाजन। कौन है? अजय महाजन जी। क्लियर है। जीडीपी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी एक देश के द्वारा जितनी भी सेवाओं का और उत्पादों का उत्पादन होता है उस सीमा के भीतर उसे ही उस देश का जीडीपी कहा जाता है। और वो कितना % से ग्रो कर रहा है किसी एक वित्तीय वर्ष में, कितना % से डाउन जा रहा है, इसी को कहा जाता है ग्रोथ रेट, ठीक है। तो वही है, माइनस में इस बार ग्रोथ रेट चल रही है। नेक्स्ट, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी? तो सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ दोस्तों बनाई जा रही हैं जेन फ्रेजर। जेन फ्रेजर दोस्तों सिटी ग्रुप की ये पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगी। सिटी ग्रुप एक ग्लोबल बैंक है। अभी कौन है? अभी हैं दोस्तों माइकल कार्बेट। तो माइकल कार्बेट के स्थान पर अब आएंगी जेन फ्रेजर। माइकल कार्बेट जी दोस्तों फरवरी 2021 में ये रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन नियुक्ति हो गई है। देखिए, नियुक्ति और पदभार ग्रहण करना यही एक अंतर होता है। नियुक्ति का मतलब होता है कि अब कंफर्म हो गया है कि आने वाले समय में ये अपने पद पर ग्रहण हो जाएंगे, लेकिन पदभार ग्रहण का मतलब होता है कि अब से अपना कार्यभार शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो नियुक्ति इनकी हो गई है फरवरी 2021 के बाद से। जब ये अपना पद से हट जाएंगे माइकल कार्बेट, तो उनकी जगह पर आ जाएंगी जेन फ्रेजर। क्लियर है। बात करें सिटी ग्रुप की, तो सिटी ग्रुप जैसे कि मैंने आपको बताया एक ग्लोबल बैंक है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और 1998 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री सहित 10,000 भारतीयों की जासूसी करने की घटना सामने आई है? ये दोस्तों बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। चाइना की एक कंपनी है जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके द्वारा भारत के 10,000 यानी कि 10,000 के अंतर्गत आप लोग समझ सकते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं सभी की जासूसी की जा रही है और काफ़ी दिनों से की जा रही है। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है इंडिया का, इंडियन एक्सप्रेस, उसने कल खुलासा किया दोस्तों, और ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। इसके अनुसार बताया गया है कि भारत के 10,000 जो चर्चित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हों, चाहे वो हमारे सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी हों, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े जी हों, ऐसे समेत बहुत से राज्यों के बहुत से जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स, एक्टर, क्रिकेटर, जर्नलिस्ट, मिनिस्टर्स और विपक्षी दल के नेता, यहाँ तक कि दोस्तों जो चर्चित अपराधी हैं उन अपराधियों की भी जासूसी की जा रही थी, उनका भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा था। अब आप लोग समझ सकते हैं 10,000 इंडियंस का मतलब है कि जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं सभी के, जिनके भी कुछ ना कुछ फॉलोअर्स हैं, बड़ी मात्रा में फॉलो करने वाले हैं, उन सभी की जासूसी की जा रही थी चाइना की इस कंपनी के द्वारा। और सबसे बुरी बात यह है कि ये जो कंपनी है जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है चीन की जो आर्मी है और चीन की जो सरकार है उससे, यानी उसके साथ पूरा का पूरा डेटा शेयर करती है। अब देखिए दोस्तों, डाटा चोरी और डाटा की जासूसी से क्या फ़र्क पड़ता है या क्या कैसे यूज किया जा सकता है? तो चाइना दोस्तों इसका यूज़ कर सकता है दंगे भड़काने में, भारत में दंगे वगैरह कराने में सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है। हैकिंग में कर सकता है इसका यूज़। इसके साथ ही प्लानिंग कोई चुराना हो, जैसे हमारे इंडिया की कोई प्लानिंग चल रही है, कोई सेना की कोई प्लानिंग चल रही है, या मिनिस्टर लेवल की कोई प्लानिंग चल रही है, या फिर सेना का जो मूवमेंट है उस पर नज़र रखना हो, तो ऐसी इन सभी जगहों पर गलत यूज़ कर सकता है चाइना। यानी कि हर एक स्थान पर मैनिपुलेशन किया जा सकता है चाइना के द्वारा। चाइना वहाँ पर बैठे बैठे बिना कोई हथियार चलाए ही मैनिपुलेट कर सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। और जो बचे खुचे हैं, इन 10,000 के अलावा जो बचे खुचे हैं वो टिकटॉक और पबजी यूज़ करते थे। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन हुआ कि अब से ही चलिए, अब हो गया जो हो गया,
अब से चाइनीज़ पर बैन लगाया गया है। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है जो भी चीज़ें ऐसी हों उसका इस्तेमाल करना तुरंत से बंद कर दें। चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने नई सरकारी नियुक्तियों को 5 वर्ष तक संविदा पर रखने की घोषणा की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में जो भी नई सरकारी नियुक्तियां होंगी ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की, ठीक है, समूह ग और समूह ख लेवल की, उनको 5 वर्ष तक संविदा पर रखने की घोषणा किया है। अब इन 5 वर्षों तक जब संविदा पर रखे जाएंगे तो उसमें भी हर छठे महीने पर यानी 6 महीनों पर उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी। अगर वो इसमें 60% का स्कोर कर पाते हैं तो फिर ही वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, तभी उनको आगे रखा जाएगा, नहीं तो छटनी कर दी जाएगी। और इसके बाद 5 वर्षों के बाद, ये ऐसा 5 वर्षों तक चलेगा, इसके बाद ही कोई जो सरकारी एम्प्लॉय होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, उसको परमानेंट रखा जाएगा और जो गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलती हैं तभी वो मिल सकेंगी। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, चलिए मान लीजिए बाहर से कोई देखता है तो बाहर से उसे ये नियम बहुत अच्छा लगेगा कि चलिए जो काम करता है, जो अच्छा होगा, जो काम को आगे अच्छे से करेगा वही आगे परस्यू कर पाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन पाएगा। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट के लिहाज से देखते हैं, एक स्टूडेंट पर क्या बीतती है, तो आप लोग सोचिए ज़रा कि कोई भी स्टूडेंट आता है यूपी में, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली या मेरठ, आगरा, कहीं पर जाकर वो तैयारी करता है, लखनऊ वगैरह में 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। 3 से 4 वर्षों में उसका सिलेबस कंप्लीट होता है, स्पीड आती है उसके अंदर, तो फिर वो क्वालिफाई कर पाता है। अब मान लीजिए 3 से 4 साल मेहनत करने के बाद वो एम्प्लॉय बनता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 5 वर्षों में किसी कारणवश वो निकाल दिया जाता है, उसकी छटाई कर दी जाती है, तो क्या 5 वर्षों के बाद से दोबारा वो कंपटीशन बीट कर पाएगा? क्या उसके पास दोबारा से वो एबिलिटी रह पाएगी? आप लोग देखते होंगे अगर 3 महीने किताब छोड़ दो तो उसके बाद पढ़ो तो सब कुछ नया नया लगता है। तो 5 वर्षों के बाद क्या वो स्टूडेंट जो होगा, जो बाहर निकाला गया रहेगा, क्या वो दोबारा से तैयारी कर सकेगा? या फिर ये 5 वर्षों तक वो किस उम्मीद पर जाएगा, किस लिए वो तैयारी करेगा? 3 से 4 सालों तक तैयारी करेगा तो फिर सिर्फ 5 वर्षों के लिए। इस पर कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस नियम में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इसके बाद ही इसको लागू करना चाहिए हमारे हिसाब से। ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। लखनऊ यहाँ की राजधानी है, ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। दुधवा नेशनल पार्क चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में ही। यहाँ की हाईकोर्ट का नाम है इलाहाबाद हाईकोर्ट। गोविंद माथुर जी हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। 404 सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा राज्यसभा में भी सीटें जाती हैं 31, और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं उत्तर प्रदेश से ही 80। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आगरा में बनाए जा रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों घोषणा की है कि आगरा में जो मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा है, अभी निर्माणाधीन है, उसका नाम चेंज किया जाएगा। उसका नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर रखा जाएगा। मुगल म्यूजियम जो बनाया जा रहा है आगरा में, उसका नाम अब होगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। अभी दोस्तों अगर आपको याद हो, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक स्टेशन है मंडुआ डीह, उसका नाम चेंज करके बनारस रखा गया है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने अभी आपको हुबली रेलवे स्टेशन के बारे में बताया था कि कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो दोस्तों जापान के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं योशिहिदे सुगा। कौन? योशिहिदे सुगा। ये आएंगे शिंजो अबे की स्थान पर। आपको पता होगा अभी कुछ ही दिन पहले या कहें पिछले महीने शिंजो अबे ने दोस्तों इस्तीफे की घोषणा की थी, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, हेल्थ कंडीशन को बताते हुए। तो इन्होंने ये कहा था जब तक कोई नया मिल नहीं जाता है प्रधानमंत्री के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति, तो फिर तब तक वो रहेंगे इस पद पर। तो अब व्यक्ति मिल गया है योशिहिदे सुगा। इन्हीं की पार्टी के, यानी कि जापान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्ता में है अभी, उन्हीं के ये नए प्रमुख बने हैं योशिहिदे सुगा। तो अब आने वाले दिनों में ये प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे संसद में वोटिंग होने के बाद। अब चूंकि इनकी संसद में अच्छी पकड़ है और बहुमत भी है, इस वजह से इनको प्रधानमंत्री समझ लिया गया है कि कंफर्म है कि यही जीतेंगे। आने वाले दिनों में ये प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे। क्लियर है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री अब योशिहिदे सुगा जी होंगे। चलिए जापान के बारे में बात कर लेते हैं। जापान देख लीजिए मैप में, ये रहा, चाइना के पास में ही पड़ता है। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। 2021 में इसमें होने वाला है ओलंपिक खेल, 2020 के नाम से जाना जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 कहेंगे, लेकिन वो आयोजित होगा वो 2021 में। ठीक है, कोविड-19 के चलते 1 साल के लिए टाला गया है। येन यहाँ की मुद्रा है, डायट है यहाँ की संसद का नाम, और उगते सूर्य का देश जापान कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
शिंजो अबे यहाँ के थे पूर्व प्रधानमंत्री, अब हो गए हैं योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, ये किस योजना के जनक माने जाते हैं? तो दोस्तों रघुवंश प्रसाद सिंह जी जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं भारत के, ये राष्ट्रीय जनता दल से थे यानी आरजेडी पार्टी से थे। हालांकि कुछ समय तक ये समाजवादी पार्टी में भी रहे। काफ़ी दिग्गज नेता थे। 15वीं लोकसभा में भी, यानी कि जो लोकसभा चल रही है इसके भी ये सदस्य थे। बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र से इनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चे में ये तब आए जब इन्होंने नरेगा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नरेगा एक योजना थी दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। ये भारत में सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना है नरेगा। एक्चुअली में दोस्तों रघुवंश प्रसाद सिंह जी 2004 से लेकर के 2009 के बीच में थे केंद्रीय मंत्री। ये ग्रामीण विकास मंत्री थे और इसी दौरान आपको इसी टाइम रेंज में मिलेगा 2006 जब नरेगा की हुई थी स्थापना। ठीक है, और इस पर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 2006 में नरेगा की स्थापना हुई और 2008 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, पहले नरेगा था। नरेगा का मतलब होता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसका नाम आगे 2008 में बदल करके आगे MG जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, तो हो गया मनरेगा। तो मनरेगा का मतलब ये हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी योजना है, रोजगार से संबंधित सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ये योजना है। और इसके तहत इसकी स्थापना करने में और इसको पूरे देश भर में फैलाने में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी का। इसी वजह से इनको इस योजना का जनक माने जाने लगा। ठीक है, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आरजेडी के ये दिग्गज नेता थे। तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर कर दो। वीडियो को आप शेयर नहीं करते हो, आज आप लोग कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर देना। अगर पसंद आई तो जो भी सुझाव हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो। सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? सभी डेट इंपॉर्टेंट है, आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर सकते हो। अगला है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीती फिल्म द डिसाइपल के डायरेक्टर कौन हैं? तो इसके डायरेक्टर का नाम आपको बता देना है। करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं आरती दास, रमजान खान, नीलेश मिश्रा, चांद बाबू, शुभम यादव, मनु पांडे, अमृत कुमार, रेखा बुनकर, नेहा जायसवाल, नरेंद्र मीना, अबू तालीम, रविशंकर, जावेद खान, राहुल कुमार और श्याम शेर कुमार। इतने लोगों ने डिटेल में और करेक्ट में आंसर किया है। आप लोग भी ऐसे आंसर किया करो और जो लोग डिटेल में आंसर किया करें उनके अगर आप कमेंट पढ़ रहे हो तो लाइक भी कर दिया करो, इससे उनका मोटिवेशन भी बढ़ा रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।